साथियों, आप सभी का द मिस्सा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जेपीएससी पेपर 4 का जो क्लासेस ले रहे थे उसमें आज हमारा 10वां क्लास है। ठीक है, जिसमें आज हम लोगों को पढ़ना है राज्य सरकार। ठीक है, एकदम सिलेबस के हिसाब से चल रहा है टोटल क्लास, तो कोई दिक्कत है नहीं। आज हम लोगों को राज्य सरकार पढ़ना है। ठीक है, राज्य सरकार, जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो राज्य कार्यपालिका, इसी में हमको राज्यपाल के अधिकार एवं कार्य, ठीक है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री और राज्य परिषद, ठीक है, और परिषद को पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्लास जो है सो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल जैसे कि हमारा पूरा देश का, भारत का जैसे राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से आपका राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, वो भी एक हिसाब से औपचारिक अर्थों में वह संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक में वो क्या होता है, राज्यपाल जो है सो केंद्र का एक प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करता है। ठीक है, क्लियर है? तो राज्यपाल राज्य सरकार का औपचारिक अर्थ में संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक अर्थों में राज्यपाल केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। क्लियर है? एक और राज्य के शासन के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल कार्य करता है, तो दूसरी ओर राज्यपाल केंद्र तथा राज्य के मध्य एक पुल का काम करता है। क्लियर है? राज्यपाल जो है सो सामान्य काल में केंद्र के एक दूत के रूप में कार्य करता है, जबकि असामान्य काल जब होता है, आपातकाल हो सकता है, ठीक है, कोई भी जब वित्तीय संकट होता है, उस कंडीशन में वह अपने राज्य की शासन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य करता है। क्लियर है? राज्यपाल एक अस्तित्वहीन राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सरोजिनी नायडू का कथन उचित ही प्रतीत होता है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया मात्र अस्तित्वहीन उपक्रम नहीं है, उससे राज्य के प्रशासनिक मामलों में प्रमुख भूमिका अदा करने की आशा की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल के विषय में। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति एवं कार्यकाल। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर करता है वो। ठीक है, संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के काफी वाद विवाद हुआ था एक बार।
ठीक है। विवाद का केंद्र बिंदु यह था कि राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाना चाहिए। संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए के संदर्भ में 3 मत दिए गए। कौन कौन से? तो पहले मत के अनुसार भारत में भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह राज्यपाल का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा मत की नियुक्ति विधानमंडल द्वारा कराए जाने की अवधारणा से संबंधित था। ठीक है। और तीसरा मत क्या था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। तो व्यापक विचार विमर्श के बाद संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करने की अवधारणा को अपनाया। ठीक है। यह प्रावधान जो है सो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? अब हम राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो तर्क दिया जाता है उसके विषय में थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किए जाने के पक्ष में तर्क। ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किए जाने के पक्ष में क्या क्या तर्कें दी जाती हैं? तो सबसे पहला तर्क है राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा तर्क है राज्यपाल के प्रत्यक्ष निर्वाचन से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान होता है, इसीलिए उसके निर्वाचन के लिए विशेष एवं जटिल व्यवस्था को अपनाना तथा चुनाव में धन खर्च करने की कोई औचित्य नहीं बनता उसमें। ठीक है। जब राज्यपाल निर्वाचित होगा तो स्वाभाविक रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष एवं निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। इसके बाद का तर्क है यदि राज्यपाल का निर्वाचन कराया जाता है तो उसके चुनाव में अलगाववाद की धारणा उत्पन्न होगी जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी। ठीक है। राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्य के सामान्य निर्वाचन के समय एक गंभीर समस्या और चुनौती उत्पन्न कर सकता है क्योंकि राज्यपाल किसी न किसी दल से प्रभावित होगा। ठीक है। मुख्यमंत्री की अपेक्षा यह होगी कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दोयम दर्ज कराने का आदमी राज्यपाल चुना जाएगा। क्लियर है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने से राज्यों पर केंद्र का पूरा नियंत्रण बना रहेगा। ठीक है। तो उपरोक्त तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए अमेरिकी मॉडल को नहीं अपनाया गया जहां राज्यपाल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कनाडियन पद्धति को अपनाया जहां राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका 155। ठीक है। तो अनुच्छेद 155 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति अवश्य होता है, परंतु वह संवैधानिक प्रधान भी होता है।
हरगोविंद बनाम रघुकुल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1979 में यह निर्णय दिया था कि राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और वह केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 1950 से 67 तक राज्यपालों की नियुक्ति संबद्ध राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श से होती थी, परंतु 1967 में कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद ही इस प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखने योग्य बात है कि 1967 में बिहार में श्री कांगलो, पश्चिम बंगाल में धर्मवीर तथा हरियाणा में वी.एन. चक्रवर्ती को राज्य मंत्रिपरिषद की इच्छा के विरुद्ध राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, सामान्यतः राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होता जिस राज्य का वह राज्यपाल होता है, परंतु एच.सी. मुखर्जी एक अपवाद के रूप में है जो बंगाल के निवासी होते हुए भी बंगाल के राज्यपाल बन गए थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत। राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत। ठीक है, तो यह सिद्धांत राज्यपाल को उसके पद से हटाने से संबंधित है। ये अनुच्छेद 156(1) में है। ठीक है, अनुच्छेद 156(1) में। तो अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर तक मतलब पद धारण करता है। ठीक है, जब तक आपका राष्ट्रपति है पद पे तब तक राज्यपाल भी पद पे रहेंगे। ठीक है, राज्यपाल को सिर्फ इस आधार पर उसके पद से नहीं हटाया जा सकता कि वह सत्ताधारी पार्टी के विचारों से भिन्न राय रखता है। न्यायालय के अनुसार कानून शक्ति प्रजातंत्र में राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत नहीं चल सकता, क्योंकि किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार या कर्मचारी या उसके एजेंट या पार्टी का सदस्य नहीं होता, बल्कि वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, अब आते हैं राज्यपाल का स्थानांतरण के विषय में। तो संविधान में राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है, परंतु व्यवहार में राज्यपालों का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए होता है। ठीक है, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा मिजोरम के राज्यपाल वकोम पुरुषोत्थामन का स्थानांतरण मिजोरम से नागालैंड के लिए कर दिया गया। इसे दंडात्मक स्थानांतरण भी कहा जाता है, क्योंकि राज्यपाल नागालैंड जाने के इच्छुक नहीं थे। परिणाम स्वरूप मिजोरम के राज्यपाल ने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राज्यपाल के कार्यकाल के विषय में देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु अपने कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व भी वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, समय के पूर्व भी राज्यपाल को हटाया जा सकता है। इसका जो प्रबंध है अनुच्छेद 156 में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर तक अपने पद पर बना रह सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपति के प्रसाद पर न होकर प्रधानमंत्री के प्रसाद पर राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से वेतन और भत्ते का विभाजन दोनों राज्यों के बीच निर्धारण होता है। ठीक है, राज्यपाल संसद अथवा विधान मंडल के किसी भी सदन के सदस्यों या सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है,
यदि वह संसद का किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो राज्यपाल की शपथ लेने के साथ ही उसका सदन में जो स्थान होगा वह रिक्त हो जाएगा या रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल की योग्यताओं के विषय में। ठीक है, राज्यपाल की योग्यताएं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 147 के अनुसार 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहला क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उसका जो आयु है, एज है, वो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 35 साल का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका अनुच्छेद 158 के अनुसार 158 के अनुसार राज्यपाल संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह सदस्य है तो राज्यपाल की पद की शपथ ग्रहण करते ही संबंधित सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ संविधान के अनुसार राज्यपाल कहीं भी लाभ का कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। अब आता है शपथ ग्रहण। ठीक है, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सम्मुख इस प्रकार से शपथ लेनी पड़ती है। क्या क्या है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कर्तव्य परायणता से राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूर्ण योग्यता से संविधान और विधि की परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षा करूँगा और मैं जनता की सेवा और कल्याण में संलग्न रहूँगा। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के प्रावधान का उल्लेख है। राज्यपाल संविधान के संरक्षण, रक्षण और सुरक्षा की शपथ लेता है। तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ ग्रहण यानी कि शपथ का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, तो राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, तो भारतीय संसद द्वारा राज्यपाल के वेतन का निर्धारण किया जाता है। संविधान राज्यपाल को उन परिलब्धियों, भत्ते या भत्तों तथा विशेषाधिकारों का अधिकार देता है जो संसद विधि द्वारा निर्धारित किए गए हों। ठीक है, संसद के द्वारा जो भी निर्धारित किया जाता है वो दिया जाता है। क्लियर है। सितंबर 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपालों की परिलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार वर्तमान में राज्य के राज्यपाल को जो है सो 3.5 लाख रुपया महीना का मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है सो राज्यपाल को निःशुल्क आवास मिलता है जिसको राजभवन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है। राज्यपाल के वेतन भत्ते में उनके कार्यालय या कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है,
राज्यपाल के वेतन तथा भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल अपने कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। राज्यपाल के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और दीवानी मुकदमा चलाने के लिए उसे 2 माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है। क्लियर है? अब आता है अनुच्छेद 158 3 क के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 158 3 क में कहा गया है कि जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तब उसे दिए जाने वाले वेतन एवं भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपातिक में या ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया हो। ठीक है, क्लियर है? अनुच्छेद 158 क में क्या कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल रहता है एक ही समय में, तो उस कंडीशन में उसका जो वेतन और भत्ता होगा दोनों राज्य मिल के देंगे और किस अनुपात में देंगे वो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। क्लियर है? अब राज्यपाल के अधिकार और कार्यों के विषय में बात करते हैं। राज्यपाल के अधिकार और कार्य। ठीक है, इसके विषय में देखते हैं। तो राज्यपाल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यपाल की राज्य में स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की स्थिति राष्ट्रपति के केंद्र में होती है। ठीक है, ठीक है, तो जिस प्रकार से कार्य राष्ट्रपति का होता है उसी प्रकार का कार्य राज्यपाल भी करते हैं। ठीक है, एक विद्वान हुए जिनका नाम हुआ डी बसु। ठीक है, उनके द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति के अधिकारों की राज्यपाल के अधिकारों की तुलना करते हुए उन्होंने ये कहा कि राज्यपाल की शक्तियां केवल राजनयिक, सैनिक तथा आपातकालीन शक्तियों को छोड़कर राष्ट्रपति के समान ही है। ठीक है, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। किस किस भागों में बांट सकते हैं? तो सबसे पहले आते हैं हमारा कार्यपालिकीय शक्ति। कार्यपालिकीय शक्ति पहला हो गया। दूसरा नंबर में हो गया विधायी शक्ति, तीसरा नंबर में आपका हो जाता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, उसके बाद आता है चौथा नंबर में वित्तीय शक्ति, इसके बाद आपका पांचवा नंबर में आता है न्यायिक शक्ति, ठीक है। छठा नंबर में आता है विविध शक्तियाँ, और इसके बाद आता है सातवां नंबर में विवेकाधीन शक्तियाँ। ठीक है, तो अब ये सारे सातों शक्तियों के विषय में हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक अब हम लोग जानेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहला हम बात करते हैं कार्यपालिकीय शक्ति।
कार्य कार्यपालिकीय शक्ति, इसके विषय में। ठीक है, इसके विषय में हमारा संविधान के अनुच्छेद 154, 166, 164(1), 167, 356, ठीक है, इसके बाद 352 इसमें उल्लेख है। ठीक है, अब एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य के समस्त कार्यपालिकीय शक्ति, एक्सिक्यूटिव पावर जिसको बोलते हैं, राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार राज्यपाल स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। ठीक है, पहला शक्ति हो गया। दूसरा, अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 में पुनः कहा गया है कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित किए जाएंगे, अतः राज्यपाल ही राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति का प्रधान होता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्य उन सभी विषयों पर प्रशासन करना है जिन पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर है। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक उसी प्रकार जैसा राष्ट्रपति करते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सहायता से, उनके सलाह से बाकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है ना, और उनको शपथ दिलाते हैं। उसी प्रकार से राज्यपाल का भी काम है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल राज्य की प्रशासन संबंधी और विधान विषयक कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है तथा किसी भी मंत्री द्वारा किए गए किसी निर्णय को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। क्लियर है। इसके बाद राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करता है तथा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में शासन करता है। क्लियर है। इसके बाद राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल का संपूर्ण अधिकार है। संवर्ती सूची में भी उसका तब तक अधिकार है जब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून से राज्य द्वारा बनाए गए कानून का विरोध नहीं होता। ठीक है। इसके बाद कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होने के कारण राज्य के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों, राज्य के महाअधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों यानी कि जिला न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य प्रशासन के संदर्भ में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त है। वस्तुतः राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्ति उन सभी विषयों के प्रशासन तक फैली है जिसका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। संवर्ती सूची में वर्णित विषयों के संदर्भ में राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति के कार्यपालिकीय शक्ति के अधीन है। ठीक है। राज्यपाल को यह भी अधिकार प्राप्त है कि मुख्यमंत्री से किसी भी विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है। यदि राज्य का शासन संविधान की व्यवस्था के अनुकूल ना हो तो राज्यपाल इस संदर्भ में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सूचना के आधार पर राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। जब देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो तो राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। क्लियर है। ठीक है। अब इसके बाद आता है विधायी शक्ति। विधायी
परिस्थितियां। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या है? विधायी शक्ति में आपका 2 अनुच्छेद का वर्णन होगा। ठीक है, सबसे पहला आपका हो जाता है 175 और दूसरा हो जाता है 200। ठीक है, तो राज्यपाल विधानमंडल का एक घटक है और राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। यही कारण है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्यों का सत्र आहूत करता है, यानी कि बुलाता है, तथा सत्र का सत्रावासन एवं विधानसभा को भंग करता है। क्लियर है? राज्यपाल नई विधानसभा की प्रथम बैठक तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करता है तथा अनुच्छेद 175 के अंतर्गत विधानसभा को संदेश भेज सकता है, ठीक राष्ट्रपति की तरह, है ना। जैसे कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, हर एक सत्र चालू होने से पहले आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संबोधित करते हैं, है ना, उसी प्रकार से। ठीक है, इसके बाद यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह समुदाय के दोनों प्रतिनिधियों का विधानसभा में मनोनयन कर सकता है, वो चुन सकता है खुद से। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद के 1/6 ठीक है सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जिनको साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के विशेष अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद 200 में प्रावधानित है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को विधानमंडल के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है, परंतु यदि विधानमंडल द्वारा पुनः उस विधेयक को असंशोधित अथवा संशोधित रूप में पारित करके राज्यपाल के पास प्रेषित किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी पड़ती है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, इसके बाद धन विधेयक को छोड़कर शेष विधेयकों पर राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राज्य की स्वीकृति लेनी पड़ती है, राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद है आपका राज्यपाल ही निर्वाचन आयोग की सलाह से विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का समाधान करता है। विधानमंडल के दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव जब तक नहीं हो जाता तब तक राज्यपाल ही दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है। क्लियर है? अब आता है हम लोग अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, इसमें हम अनुच्छेद 213 का बात करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपालों द्वारा या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। इन अध्यादेशों का वही प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक अध्यादेश क्रियाशील रहता है। अध्यादेश को विधानमंडल की स्वीकृति दिलानी आवश्यक होती है। ठीक है, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जबकि उस राज्य का विधानसभा एवं विधान परिषद सत्र या सदन सत्र में नहीं हो। ठीक है, राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों तक विस्तृत है, किंतु निम्न विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है, पहला,
जिन विषयों पर विधानमंडल के विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। दूसरा, जिन विषयों से संबंधित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है, इसके बाद है आपका राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी अध्यादेश राज्य विधानसभा के समक्ष या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। ठीक है, विधानमंडल के पुनः संवेत होने के 6 सप्ताह की समाप्ति या इसके पूर्व ही विधानमंडल द्वारा उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करके अध्यादेश समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अस्वीकार यदि कर दिया जाता है तो अध्यादेश को समाप्त कर दिया हो जाता है, और स्वीकार कर लिया तो अध्यादेश कानून बन गया आपका। ठीक है, यदि किसी विधान मंडल अध्यादेश को स्वीकार करने का प्रस्ताव 6 सप्ताह की समाप्ति के पहले पारित करता है तो वह अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। ठीक है, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। यदि विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथियों में बुलाई जाती है तो 6 सप्ताह की अवधि की गणना पश्चातवर्ती यानी कि बाद वाली तिथि से की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार। ठीक है, इसमें हम अनुच्छेद 202 को जानेंगे। क्या क्या है? तो अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वर्ष वित्तीय विवरण सृजन करवाना और उसे विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करवाना राज्यपाल का कार्य है। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। उसकी सिफारिश पर ही विधानमंडल में पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की मांगे की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण होता है। संचित निधि से राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है, विधानमंडल की स्वीकृति की आशा में राज्यपाल इस निधि से किसी भी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। ठीक है, राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। किसी भी आकस्मिक खर्च के लिए वह इस निधि से सरकार को धन दे सकता है। ठीक है, राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए अनुपूरक अनुदान की मांग भी उपस्थित करा सकता है। ठीक है, इसके बाद वित्तीय मामलों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए विधेयक लाने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राज्य के किसी भी अनुदान की मांगे राज्यपाल से ही की जाती है। क्लियर है? अब आता है न्यायिक अधिकार। न्यायिक अधिकार। ठीक है, इसमें हम अनुच्छेद आपका हो गया 161। ठीक है, 161, 192 और 72 के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल को कुछ न्यायिक शक्तियां यानी कि जुडिशियल पावर्स भी प्रदान की गई हैं। राज्यपाल जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति यानी कि प्रमोशन संबंधी मामलों पर निर्णय भी देता है। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं सिर्फ पॉइंट के ऊपर। तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जिन विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उस विषयों संबंधित
किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है या बदल सकता है तथा क्षमा भी कर सकता है। राज्यपाल को अपनी पदावधि में दीवानी फौजदारी मामले में व्यक्तिगत उन्मुक्तियां प्राप्त है, यानी कि उसमें छूट प्राप्त है। उसके ऊपर आप किसी प्रकार का फौजदारी या दीवानी मामला नहीं चला सकते हैं, केस नहीं चला सकते उस टाइम, ठीक है। अतः राज्यपाल को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए क्षमादान आदि की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। राज्यपाल को मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार नहीं है और न ही संघ सूची के विषयों से संबंधित विधि के विरुद्ध किए गए अपराध या सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंड दोष को क्षमा करने का अधिकार है, ठीक है। क्लियर है। अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से विधानमंडल के सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करता है। मतलब निहरता का अर्थ होता है यदि कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं अयोग्यता, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है, ठीक है। राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति और पदोन्नति आदि उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड सहित संघ सूची के विषयों से संबंधित सभी अपराधों एवं सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेशों को क्षमा करने का भी अधिकार दिया है। किसको? ये राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है, इनको नहीं। क्लियर है। अब विविध अधिकार के विषय में हम लोग देखते हैं, ठीक है। विविध अधिकार, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका राज्यपाल लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है तथा उसे मंत्री परिषद के पास समीक्षा के लिए भेजता है, ठीक है। दूसरा आपका है राज्यपाल ही आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है, ठीक है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल ही राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना राष्ट्रपति को देता है तथा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघीय भूभाग का शासक नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल से स्वतंत्र होकर कार्य किया जाता है, ठीक है। असम का राज्यपाल असम की सरकार और आदिम क्षेत्र की जिला परिषद के मध्य खानों से उत्पन्न आय विभाजन के संबंध में उत्पादन विवादों में स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है। राज्यपाल अपने राज्य के अंदर अवस्थित सभी विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है तथा कुलपति के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है, ठीक है। राज्यपाल का एक अन्य कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों की देखभाल भी करना होता है, ठीक है। संविधान के 13वें संविधान संशोधन के अनुसार नागालैंड का राज्यपाल 10 वर्षों तक पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन को संचालित करेगा। आंध्र तथा पंजाब के क्षेत्रीय समिति या समितियों तथा इन राज्यों की सरकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। क्लियर है। अब आता है राज्यपाल के विशेषाधिकार। राज्यपाल के विवेकाधिकार, सॉरी, ठीक है, विवेकाधिकार, ठीक है। तो राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष तथा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। अतः राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में कुछ विवेकाधिकार भी प्राप्त है। ध्यातव्य है कि इस प्रकार
के किसी विवेकाधिकार की चर्चा जो है संविधान में नहीं की गई है। ये विवेकाधिकार पूर्ण परिस्थिति जन्य है। इन अधिकारों की विवेकाधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संदर्भ में राज्यपाल जो है सो मुख्यमंत्री से किसी प्रकार का परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, अपने विवेक से कोई भी काम करना। ठीक है, तो क्या क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला, यदि विधानसभा के निर्वाचन के बाद किसी भी राजनीतिक दल या चुनाव पूर्व किए गए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है अथवा बहुमत प्राप्त दल में एक से अधिक सदस्य नेता पद का दावेदार है, तो राज्यपाल अपने विवेकानुसार उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा जिससे उसे बहुमत सिद्ध करने का विश्वास हो। ठीक है, जब गठबंधन की सरकार होती है वहाँ पे जब एक या एक से अधिक आपका नेता तैयार हो जाता है, नेता पद का दावेदार तैयार हो जाता है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल जो है किसी खास व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को सत्ता बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, जिसको राज्यपाल जिसके ऊपर भरोसा करता हो कि ये अपना मतलब बहुमत सिद्ध कर देगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद संसदीय प्रणाली की मान्यताओं के अनुसार मंत्रिमंडल अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री ये बहुमत समाप्त हो गया है, सॉरी। ठीक है, यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र या विधानसभा की बैठक बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति उस समय और जटिल हो जाती है जब किसी सदन में औपचारिक विभाजन हो जाए और दोनों ही घटक बहुमत का दावा कर रहे हों अथवा किसी दल द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया हो। ठीक है, ऐसी एक घटना हुई थी कब, तो जून 1995 में तथा अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश में ऐसे ही समस्या उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार की स्थिति में राज्यपाल को यह स्वविवेकाधिकार प्राप्त है कि वह सरकार को चलने दे या उसे बर्खास्त कर दे। यद्यपि संविधान विशेषज्ञों का मत है कि सरकार का बहुमत विधानसभा में है अथवा समाप्त हो गया है, इसका निर्णय संसद में किया जाना चाहिए। ठीक है, ध्यातव्य है कि बम्बई केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा ही निर्देश दिया था या निर्णय दिया था। क्लियर है। अब है कि सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, यानी कि बुलाता है। ठीक है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा और विधान परिषद का सत्र आहूत कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल का अधिकार उस समय तक और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसे यह महसूस हो जाए कि मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है तथा इस कारण मुख्यमंत्री विधानसभा की बैठक आहूत करने में रुचि नहीं ले रहा है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार विधानसभा को भंग करता है, परंतु ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब राज्यपाल मुख्यमंत्री के विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा को अस्वीकार कर दे अथवा मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बिना ही विधानसभा को भंग कर दे। इस संदर्भ में राज्यपाल को स्वविवेकाधिकार के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। ठीक है, यह अधिकार उस समय प्राप्त होता है जब मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बहुमत खो दिया हो तथा विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की हो अथवा सरकार के सहयोगी दल द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया हो और किसी सरकार का गठन संभव नहीं हो। राज्यपाल को स्वविवेक का प्रयोग करने के पूर्व वैकल्पिक सरकार के गठन का हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद अनुच्छेद 356 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार
राज्य में वैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में राष्ट्रपति की रिपोर्ट देने के मामले में राज्यपाल पूर्णतया स्वविवेक से कार्य करता है। यह संभव है कि राज्यपाल की रिपोर्ट सरकार के विरुद्ध हो, विशेष रूप से उस स्थिति में जब सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए संवैधानिक प्रावधानों को नष्ट कर रही हो। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल कभी भी राज्यपाल को राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने की अनुशंसा नहीं करेगा। ठीक है। अब अनुच्छेद 365(1) क के अंतर्गत राज्य में इस प्रकार की घोषणा कर दी जाती है जब राज्यपाल राज्य सरकार के उन कृत्यों के बारे में जो उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति ने ग्रहण कर लिया हो, राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा। उपरोक्त वर्णित विवेकाधिकार के अतिरिक्त असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड के राज्यपालों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिनका प्रयोग करते समय राज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लेता। असम का राज्यपाल राज्य के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन स्वविवेक से चलाता है। नागालैंड के राज्यपाल को विद्रोही नागाओं की गतिविधियों से निपटने के लिए स्वविवेक आधारित दायित्व दिया गया है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को भी राष्ट्रद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष शक्तियां दी गई हैं जिनका प्रयोग वह स्वविवेक से करता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल और मंत्री परिषद के पारस्परिक संबंधों को। ठीक है। राज्यपाल और मंत्री परिषद के पारस्परिक संबंध। तो राज्यपाल और मंत्री परिषद के पारस्परिक संबंधों को देखेंगे। संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल को मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति वाला में हिसाब किताब है। ठीक है। जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। सामान्यतः राज्यपाल और मुख्यमंत्री में वही संबंध हैं जो राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री में है। ठीक है। परंतु दोनों में एक प्रमुख अंतर है कि संविधान में राष्ट्रपति को स्वविवेक से कार्य करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि राज्य के राज्यपालों को स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार सीमित मात्रा में दिया गया है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल को समस्त मामलों में परामर्श देगी, परंतु उस मामलों में मंत्रणा नहीं देगी जो राज्यपाल के स्वविवेक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इससे स्पष्ट है कि राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति अवश्य प्राप्त है, परंतु इस स्वविवेक के अधिकार का सविस्तार वर्णन नहीं किया गया है। अतः राज्यपाल के स्वविवेक के अंतर्गत कौन सा मामला आता है इसका निर्णय राज्यपाल ही कर सकता है। इस आधार अथवा दृष्टि से राज्यपाल काफी शक्तिशाली है। ठीक है। संविधान में यह भी नहीं लिखा गया है कि मंत्री परिषद का प्रत्येक परामर्श राज्यपाल को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। परंतु व्यवहारिक स्थिति काफी भिन्न है तथा राज्यपाल मंत्री परिषद के मंत्रणा के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर अपने पद पर आसीन रहते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति या उसके
पद से पद मुक्त करना राज्यपाल का स्वविवेक है। परंतु वास्तविकता यह नहीं है कि इस संबंध में राज्यपाल की शक्ति काफी सीमित है। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है तथा मंत्रियों की नियुक्ति की केवल औपचारिक घोषणा राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जैसे कि आपका राष्ट्रपति के साथ है। ठीक है, जबकि मंत्रियों के नाम का चयन मुख्यमंत्री करता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के बहुमत का समर्थन जब तक मुख्यमंत्री को प्राप्त है तब तक राज्यपाल किसी भी स्थिति में उसको पद से नहीं हटा सकता है। ठीक है, अतः मंत्रिपरिषद के गठन तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, परंतु कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि विधानसभा के निर्वाचन में किसी भी दल के व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की मंत्रणा तथा परामर्श मानने के लिए बाध्य है। यदि तो यही कहा जा सकता है कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्री परिषद की मंत्रणा तथा परामर्श के अनुसार कार्य करने को बाध्य है, क्योंकि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। परंतु असामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्री परिषद की मंत्रणा तथा परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, यदि राज्यपाल को यह समझ में आ जाता है कि मंत्री परिषद के आदेश संवैधानिक रूप से सही नहीं है या राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ध्यातव्य है कि दिसंबर 1968 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मंत्री परिषद द्वारा लिखित संभाषण विधानमंडल के समक्ष पूर्णतया नहीं पढ़ा। इसी प्रकार अप्रैल 1970 में पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की इच्छा के विरुद्ध विधानसभा की बैठक आहूत की थी। अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद की मंत्रणा या परामर्श के अनुसार चलने के लिए बाध्य है अथवा नहीं। क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है राज्यपाल और विधानमंडल। राज्यपाल और विधान मंडल। ठीक है, तो संवैधानिक रूप से राज्यपाल विधानमंडल का एक अंग होता है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा ही दोनों सदनों का अधिवेशन आमंत्रित किया जाता है। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन या किसी एक सदन को संबोधित कर सकता है। विधानमंडल के वर्ष के प्रथम सत्र के शुरू में राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, राज्यपाल अनुच्छेद 175 के अंतर्गत विधानमंडल के किसी भी सदस्य को अपना निर्देश प्रेषित कर सकता है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल वर्ष के शुरू में उस वर्ष के आय व्यय से संबंधित वित्तीय विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है। राज्यपाल की पूर्वानुमति के बिना कोई भी धन विधेयक या संशोधित धन विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी मांग राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में नहीं की जा सकती। दोनों सदनों द्वारा विधेयक को पारित करने के बाद वह तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। अतः विधेयक को कानून या अधिनियम का रूप लेने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है, विधानमंडल का जब अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु राज्यपाल इन सब कृत्यों को मंत्री परिषद की मंत्रणा और परामर्श के आधार पर करता है। अतः राज्यपाल वास्तविक रूप से शक्ति संपन्न नहीं होता, बल्कि वह केवल नाम मात्र का ही प्रधान होता है। ठीक है, राज्यपाल की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में केंद्रित होती है। यद्यपि राज्यपाल
वास्तविक रूप से शक्ति संपन्न नहीं होता, परंतु कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। जब व्यापक पैमाने में राज्य में दल बदल हो रही हो या मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया हो, तो स्वयं राज्यपाल विधानसभा की बैठक आहूत कर सकता है या विधानसभा को भंग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल की वास्तविक स्थिति को। राज्यपाल की वास्तविक स्थिति, ठीक है। तो राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल की स्थिति तथा भूमिका के संदर्भ में सिद्धांत तथा व्यवहार के पर्याप्त इसमें भिन्नता है। सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल राज्य कार्यपालिका की समग्र शक्ति का धारक होता है, परंतु व्यवहार में इसके विपरीत स्थिति पाई जाती है। व्यवहार में राज्यपाल मंत्री परिषद की मंत्रणा तथा परामर्श के अनुसार कार्य करता है। यद्यपि संविधान में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि राज्यपाल मंत्री की सिफारिशों के अनुसार कार्य करने को बाध्य है, परंतु देश में संसदीय प्रणाली के अस्तित्व में होने के कारण राज्यपाल को ऐसा करना पड़ता है। यदि राज्यपाल ऐसा नहीं करता तो यह संसदीय प्रणाली के प्रतिमानों का उल्लंघन है। ठीक है, क्लियर है? राज्यपाल की वास्तविक स्थिति तथा भूमिका को स्पष्ट करने के लिए राज्यपाल के संवैधानिक प्रधान की स्थिति तथा वास्तविक प्रधान की स्थिति की विवेचना करनी होगी इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में और उसके बाद देखेंगे राज्यपाल एक वास्तविक प्रधान के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में। ठीक है, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में। ठीक है, तो भारत में संसदीय प्रणाली अस्तित्व में है और संसदीय प्रतिमानों के अनुसार वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इससे स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद ही राज्य का वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल तो केवल संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की मंत्रणा तथा परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यद्यपि यह बात सही है कि संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की मंत्रणा मानने के लिए बाध्य है, फिर भी संसदीय प्रतिमानों के अनुसार राज्यपाल ऐसा करने को बाध्य है। ठीक है, एक केस आया था, सुनील कुमार बोस बनाम मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल के मुकदमे में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ठीक है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के पारस्परिक संबंधों के विषय में कहा था कि राज्यपाल को प्रत्येक विषय में मंत्रिपरिषद की सलाह अवश्य रूप से माननी होगी। M.K. मुंशी ने भी राज्यपाल की तुलना ब्रिटेन के राजा रानी से करते हुए कहा था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, गिरधारी लाल के अनुसार इन दिनों राज्यपाल की स्थिति वह नहीं है जो उसके पद से प्रतीत होती है। राज्यपाल नाम मात्र का प्रधान तथा कार्यपालक है और उसके पद का महत्व कार्य से अधिक अलंकार मात्र के लिए है। अलंकार मतलब आभूषण। ठीक है,
राज्यपाल की स्थिति एक अधिकारी की अपेक्षा सम्मान और प्रतिष्ठा की है। राज्यपालों की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए केवी राव ने अपने एक लेख में लिखा है कि 1967 में या 1967 के पूर्व अनेक मुख्यमंत्री राज्यपाल को विशेष महत्व नहीं देते थे तथा कुछ राज्यपालों ने नेहरू जी से इस संदर्भ में शिकायत भी की थी कि परंतु नेहरू जी ने उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्यपाल को एक दर्शक के रूप में कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लिए राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में। अब राज्यपाल एक वास्तविक प्रधान के रूप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल एक वास्तविक प्रधान के रूप में। ठीक है, तो संविधान के अनेक विशेषज्ञों का मत है कि राज्यपाल वास्तविक प्रधान है। अपने तर्क की पुष्टि के लिए इन लोगों द्वारा राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का उल्लेख किया जाता है। संविधानविदों का कहना है कि राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। इनका प्रयोग वह किस किस स्थिति में कर सकता है, इसका विवेचना हम आगे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला, किसी एक दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत जब प्राप्त नहीं हुआ हो तब। ठीक है, इसके बाद दल बदल की स्थिति से सरकार के अस्तित्व पर उत्पन्न संभावित खतरा हो तब। ठीक है, राज्य में शांति और व्यवस्था जब खतरा होता है तब वह स्वविवेक का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो उपर्युक्त परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि वह वास्तविक प्रधान बन जाता है। किसी भी राजनीतिक दल के विधानसभा के निर्वाचन के बाद स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में राज्यपाल की केंद्रीय भूमिका हो जाती है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद को तब तक हटा नहीं सकता जब तक उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति यानी कि व्यवहार में केंद्र सरकार का संकेत पाकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की संभावना या राज्य में किसी अन्य प्रकार के संवैधानिक संकट के उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। राज्यपाल किसी भी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए निर्णय को मंत्रिमंडल के समक्ष पुनः विचारार्थ के लिए रखवा सकता है। असम, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश के राज्यपालों को स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग पर अधिकार दिया गया है। इन तर्कों से स्पष्ट है कि राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यह एक संवैधानिक प्रधान को ही प्राप्त अधिकार से अधिक है। ठीक है, 1967 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धर्मवीर ने अजय मुखर्जी की सरकार को बर्खास्त करके पीसी घोष को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, जिसका समर्थन कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी किया और राज्यपाल की कार्यवाही को वैधानिक ठहराया। ठीक है, 1970 में पंजाब के राज्यपाल गुरुनाम सिंह द्वारा विधानसभा भंग करने की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया। 1976 में राज्यपाल ने तमिलनाडु की विधानसभा को मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के बिना ही भंग कर दिया। राज्यपाल की अनुशंसा मात्र से ही संकट काल की उद्घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान नहीं बल्कि वास्तविक प्रधान है। ठीक है, इसके बाद राज्यपाल के अधिकारों, कार्यों, स्थिति तथा स्वविवेक शक्ति के विश्लेषण से स्पष्ट है कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान अवश्य है, परंतु कुछ परिस्थितियों में वह अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति का क्षेत्र काफी व्यापक हो सकता है, परंतु यह भी सही है कि राज्यपाल अनुच्छेद 163 के अंतर्गत प्राप्त स्वविवेक की शक्ति
का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को निरंकुश या अनुत्तरदायी नहीं बनाता है। वह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति देता है। जब देश में व्यापक हित के संरक्षण के लिए राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की इच्छाओं का उल्लंघन करना आवश्यक हो जाता है, जब केंद्र तथा राज्य में एक ही दल की सरकार हो, तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है। जहां राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक प्रधान की होती है, परंतु विगत कुछ दशकों में राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संबंध काफी कटु हो गए। इससे राज्यपाल के पद की मर्यादा और गरिमा प्रभावित हुई है। अनेक राज्यों में राज्यपाल ने केंद्र सरकार के इशारे पर वहां की बहुमत सरकारों को बर्खास्त कर दिया। केंद्र की इच्छा पालन के अपने प्रयास में राज्यपालों ने न केवल स्थापित संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन किया, बल्कि राजनीतिक व्यवहारों में या व्यवहारों के ऐसे नए प्रतिमान भी स्थापित किए जो ना तो संसदीय व्यवस्था के अनुकूल कहे जा सकते हैं और न ही जिनके पूर्व उदाहरण प्राप्त हैं। ठीक है। इस प्रकार की परिस्थितियां ना तो राज्यपाल पद के हित में है और न ही भारतीय राज व्यवस्था के हित में। किसी भी स्वस्थ परंपरा को स्थापित और विकसित होने में समय लगता है और भली भांति प्रभावी होने में और भी अधिक समय लगता है। ठीक है। तथा ये पिछले कई दशकों के राज्यपालों के व्यवहार से पता चलता है कि राज्यपाल तथा राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में कम और केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कहीं अधिक भूमिका का निर्वहन करता है। इससे राज्य सरकारों पर केंद्र का कठोर नियंत्रण बना रहता है। अतः यह माना जा सकता है कि राज्यपाल केंद्र का मात्र प्रतिनिधि ही नहीं होता, बल्कि यह प्रभावी तंत्र भी है। यह सही है कि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में वह केंद्र का प्रभावी अस्त्र बन जाता है। ठीक है। अब आता है सरकारिया आयोग और राज्यपाल। ठीक है। सरकारिया आयोग और राज्यपाल। ठीक है। तो सरकारिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल पद समाप्त करने की मांग अस्वीकार कर दी थी। ठीक है। ध्यातव्य है कि 1978 में सरकारिया आयोग का गठन केंद्रीय और राज्य के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए उचित सुझाव देने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1983 में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। सरकारिया आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति को कौन कौन से मापदंडों में रखा जाना चाहिए, इसको आपको एक एक करके हम बताते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला, वह किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। ठीक है। दूसरा है, जिस राज्य का राज्यपाल उसे नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के वह बाहर का निवासी होना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर में, उसका स्थानीय राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चौथा, उसने सामान्यतः तथा विशेष रूप से निकट अवधि में राजनीति में अधिक भाग ना लिया हो। तो राज्यपाल के कर्तव्यों के संबंध में सरकारिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि राज्यपाल को बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए। यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल को वरीयता के क्रम से निम्न प्रकार से दलों या समूहों के नेता को मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला है, चुनाव पूर्व बनाया गया विभिन्न दलों का गठबंधन। दूसरा है, अन्य दलों एवं निर्दलीय के समर्थन में बना सर्वाधिक विधायक दल। इसके बाद चुनाव के बाद विभिन्न दलों द्वारा बनाया गया गठबंधन जिसमें सभी भागीदार सरकार में सम्मिलित हो। ठीक है। चुनाव के पश्चात विभिन्न दलों द्वारा बनाया गया गठबंधन जिससे कुछ दल में भागीदारी हो और अन्य दल यानी कि निर्दलीय सहित सरकार को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हों। ठीक है।
राज्यपाल को यह प्रक्रिया अपनाते समय ऐसे नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहिए जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त कर सके। मनोनीत मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण के 30 दिन के अंदर ही विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको भी हम लोग समझ लिए। अब आता है राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद और मुख्य मंत्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मंत्री परिषद का गठन देख लेते हैं। मंत्री परिषद का गठन। ठीक है, तो राज्य मंत्री परिषद के शीर्ष पर मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद के गठन में सबसे पहले राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सैद्धांतिक रूप से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना राज्यपाल का औपचारिक अधिकार है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है, परंतु जब विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल उस समय अपने विवेक का प्रयोग करके मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्लियर है? ऐसा करते समय राज्यपाल इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि मनोनीत मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने में सक्षम है। उदाहरण स्वरूप 1965 में केरल के निर्वाचन में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था। ठीक है, राज्यपाल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि राज्य में संकट काल की उद्घोषणा करके दूसरा निर्वाचन कराया जाए। ठीक है, फलतः किसी भी दल के मंत्रिमंडल का निर्माण न करके विधानसभा भंग कर दी गई। नवंबर 1967 में पीसी घोष के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में, उसके बाद पंजाब में लक्ष्मण सिंह गिल के नेतृत्व में तथा बिहार में पीसी मंडल के नेतृत्व में अल्पमत मंत्रिमंडलों का गठन किया गया है। ठीक है, संवैधानिक रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, परंतु व्यवहार में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति केवल मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्री परिषद की एक सूची देते हैं और राज्यपाल द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है। क्लियर है? राज्यपाल इस सूची में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। राज्य के मंत्रियों की कितनी संख्या होगी, संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं लिखा गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में इस समय विशालकाय मंत्री परिषद कार्य कर रही है। ठीक है, ध्यातव्य है कि संविधान के अनुसार बिहार, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश में आदिम तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक मंत्री अनिवार्य है। सामान्य परंपरा यह रही है कि मंत्री बनाए जाते समय संबंधित व्यक्ति को राज्य व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है और वह मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे 6 माह के अंदर सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब होता है मंत्री परिषद में 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है उप मंत्री। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत में कुछ राज्यों में उप मुख्यमंत्री का भी पद सृजित किया गया है। ठीक है, अब मंत्री पद के लिए योग्यता क्या क्या है इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मंत्री पद के लिए योग्यता, भारतीय संविधान में मंत्रियों के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। उसके लिए एकमात्र योग्यता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता है। यदि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे मंत्री पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है मंत्रियों का कार्यकाल। तो मंत्रियों का कार्यकाल सामान्यतः मंत्री परिषद का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है,
परंतु इसके लिए आवश्यक एवं अनिवार्य शर्त यह है कि मंत्रिपरिषद को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। संसदीय प्रतिमानों के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए अथवा किसी अन्य कारण यथा सत्तारूढ़ दल में विभाजन अथवा बाहर से सरकार को समर्थन देने वाले दल द्वारा समर्थन वापस ले लिया जाता है और सरकार विधानसभा में अपनी बहुमत खो देती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है। जहां तक मंत्रियों के कार्यकाल का संबंध है तो संविधानत मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर अपने पद पर बने रहते हैं, परंतु व्यवहार में कोई भी व्यक्ति मंत्री तब तक बना रह सकता है जब तक मुख्यमंत्री उसे मंत्री बनाए रखना चाहता है। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या का 15% निश्चित की गई है। ठीक है, विधानसभा की कम सदस्य वाले छोटे राज्य के लिए कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते के विषय में। ठीक है, ये जो है आपका मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते के विषय में। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार मंत्रियों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता मिलता है और जब तक वे विधानमंडल द्वारा निर्धारित ना हो तब तक उनको वे ही वेतन और भत्ते मिलेंगे जो संविधान की दूसरी सूची में वर्णित है। यदि वेतनादि के संबंध में सभी राज्य में एकरूपता नहीं है, ठीक है, हर एक राज्य में एक समान वेतन नहीं मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है, तो मंत्री परिषद के निर्माण के लिए प्रत्येक मंत्री को राज्यपाल के सम्मुख पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, पद तथा गोपनीयता की शपथ की जो भाषा होती है कुछ इस प्रकार होती है। पहला कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के अनुसार न्याय करूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी होता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या लाया गया होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के लिए करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। यह हो गया आपका, एक तो सत्यनिष्ठा का हो गया है ना, संविधान के प्रति आपका निष्ठा, दूसरा हो गया गोपनीयता का शपथ। क्लियर है। अब मंत्री परिषद के अधिकार और कार्यों के विषय में हम लोग देखते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद के अधिकार और कार्य। ठीक है,
ये अनुच्छेद 163 में वर्णित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य मंत्री परिषद का मुख्य कार्यपालक को शासन कार्य में मंत्रणा एवं सहायता देना है। ठीक है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है, अतः राज्य मंत्री परिषद के कार्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा श्रेणी है? तो सबसे पहला आपका कार्यपालिका तथा प्रशासकीय कार्य, कार्यपालिका तथा प्रशासकीय कार्य पहला हो गया। दूसरा व्यवस्थापिका तथा विधायी कार्य, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तीसरा नंबर में वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य। इसके बाद न्यायिक कार्य, ठीक है, और एक हो जाता है अन्य कार्य। ठीक है, तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राज्य मंत्री परिषद में निहित होती है। ठीक है, मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद द्वारा राज्य की शासन संबंधी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। प्रशासन के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखना राज्य मंत्री परिषद का एक मुख्य कार्य है। ठीक है, विभिन्न विभागों का नियंत्रण तथा उसमें समन्वय स्थापित करना राज्य मंत्री परिषद का एक प्रमुख कार्य है। ठीक है, महाअधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों के कुलपति आदि की नियुक्ति मंत्री परिषद के द्वारा की जाती है। राज्य में शांति और सुरक्षा स्थापित करना भी मंत्री परिषद का कार्य है। ठीक है, मंत्री परिषद का विधानमंडल पर व्यापक प्रभाव रहता है। मंत्री परिषद की इच्छा अनुसार ही राज्य विधानमंडल द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। विधायी योजना का सृजन, विधेयक का प्रारूप तैयार करना तथा विधानमंडल से पारित करना मंत्री परिषद का मुख्य कार्य है। मंत्री परिषद ही विधानमंडल की बैठक की तिथि और कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। किसी भी विधेयक पर मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को कभी भी भंग कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि मंत्री परिषद के विधायी अधिकार काफी विस्तृत हैं। मंत्री परिषदों द्वारा ही राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों का निर्धारण किया जाता है। राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करवाना तथा उसे विधानमंडल द्वारा पारित करवाना मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य है। राजकीय करों का निर्धारण मंत्री परिषद द्वारा ही किया जाता है। संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त किए गए हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपराधियों को क्षमा प्रदान करना आदि, परंतु राज्यपाल के न्यायिक अधिकार का वास्तविक प्रयोग मंत्री परिषद ही करती है। ठीक है, तो उपरोक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त राज्य मंत्री परिषद द्वारा अन्य कार्य का भी संपादन किया जाता है। ठीक है, मंत्री परिषद ऐसे प्रश्नों पर विचार करती है जो इस राज्य तथा अन्य राज्यों से संबंध हो या संबंधित हो। ठीक है, संचित निधि से व्यय का प्रस्ताव मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा ही किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि राज्य मंत्री परिषद को व्यापक अधिकार प्राप्त है। क्लियर है? अब हम लोग मंत्री परिषद और राज्य व्यवस्थापिका के संबंध को देखते हैं। मंत्री परिषद और राज्य के संबंध। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 164(2) में। ठीक है, तो संविधान के
अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद अपने कृत्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इससे स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निर्गमित होता है कि मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर कायम रह सकती है जब तक उसे विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। व्यवस्थापिका की बैठकों में मंत्रीगण भाग लेते हैं तथा विधि निर्माण के प्रस्ताव को सामान्यतया मंत्रीगणों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है। व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद की गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर ध्यान आकर्षित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव तथा कटौती प्रस्ताव के द्वारा शासन की आलोचना करते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी सरकारी विधेयक को पारित करने से अस्वीकार करके सरकार द्वारा किसी अनुदान की मांग के संदर्भ में कटौती प्रस्ताव को स्वीकृत करने तथा सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके विधानसभा मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकती है। परंतु उपर्युक्त शक्तियां व्यवहारिक कम और सैद्धांतिक अधिक प्रतीत होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद उस दल का होता है जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में सरकारी विधेयक के ना पारित होने, कटौती तथा अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने की संभावना न्यूनतम होती है। प्रायः मान्यता है कि जब तक सत्तारूढ़ दल के सदस्य अनुशासनबद्ध हैं और उसे विधानसभा से स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तब तक मंत्रिपरिषद स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इसको समझते हैं। तो केंद्रीय परिषद में जो स्थान प्रधानमंत्री को प्राप्त है वही स्थान राज्य परिषद में मुख्यमंत्री को प्राप्त है। मुख्यमंत्री वह धुरी है जिसके चारों ओर राज्य घूमता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। ठीक है। राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों यथा जब किसी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त ना हो अथवा सत्तारूढ़ दल का कोई सहयोगी दल समर्थन वापस ले लिया हो तो स्वविवेकानुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ध्यातव्य है कि 1967 में चुनाव के बाद अनेक राज्यों के राज्यपालों द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय स्वविवेक का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अब हम लोग मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य को देखेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री के अधिकार और कार्य। ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्य राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देना है। ठीक है। तो मुख्यमंत्री के कार्यों एवं अधिकारों को हम कुछ इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। तो पहला नंबर जो आपका आता है वह है मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है। इस रूप में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के चयन, उसके विभागों के वितरण में तथा पद मुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को परामर्श देता है। ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है कि मुख्यमंत्री परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का स्वयं पालन करता है तथा अपने मंत्रियों से करवाता है। ठीक है। तीसरा में है मुख्यमंत्री राज्यपाल को राज्य प्रशासनिक एवं विधायी मामलों के संदर्भ में समय समय पर अवगत कराता रहता है। राज्यपाल की इच्छा पर वह किसी निर्णय को मंत्रिपरिषद के सम्मुख विचारार्थ के लिए रख सकता है। ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर में सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष की सलाह से विधायी कार्यक्रम तैयार करता है।
विधानसभा के मुख्यमंत्री परिषद का प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री न केवल सरकार की नीतियों की उद्घोषणा करता है बल्कि विपक्षी दल तथा व्यवस्थापिका के अन्य सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर भी देता है। ठीक है। इसके बाद है मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है। छठवां नंबर में है राज्य के बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति या नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु व्यवहार में वह नियुक्तियां मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी होता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है मुख्यमंत्री अपने राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग तथा पिछड़ी जातियों के हितों का संरक्षण करता है। लास्ट में आपका मुख्यमंत्री अपने दल का नेता होता है, क्योंकि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर राज्यपाल नियुक्त करता है। तो दल के नेता होने के कारण मुख्यमंत्री अपने दल के हितों की रक्षा करता है। मुख्यमंत्री सरकार के माध्यम से अपने दल संबंधी नीतियों को क्रियान्वित करता है। अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति। ठीक है। मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति। ठीक है। तो मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वह राज्य व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का प्रधान है। फिर भी मुख्यमंत्री की शक्तियों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। यद्यपि राजकीय स्तर पर शक्ति और प्रतिष्ठा की दृष्टि से मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राज्य राजनीति में मुख्यमंत्री की स्थिति 3 बातों पर निर्भर करती है। प्रथम, उसे किस सीमा तक केंद्र सरकार का सहयोग एवं संरक्षण प्राप्त है। दूसरा, राज्य की गुटिया राजनीति में उसका दल कितना सशक्त तथा प्रभावी है। तथा तृतीय जो तीसरा नंबर में आता है, राज्य विधानसभा में उसकी स्थिति क्या है। यदि मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार का अपेक्षित सहयोग और समर्थन मिल रहा हो तो अपने दल में स्थिति उसके सुदृढ़ है तथा कुशल नेतृत्व की क्षमता रखता है, तो वह वास्तविक अर्थों में अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकता है। इसके विपरीत यदि वह विभिन्न दलों के साथ या विभिन्न दलों के द्वारा चुना गया नेता हो तथा केंद्रीय सरकार और राज्यपाल का व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्वक नहीं है तो वह अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की स्थिति काफी दुर्बल हो जाती है। क्लियर है। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर जो है सो खत्म होता है। ठीक है। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाइए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा मनोबल जो है सो और ज़्यादा ऊपर उठे और मैं और भी तत्परता से और भी जोश के साथ आप लोगों को पढ़ा सकूं। धन्यवाद।